पढ़ लिया ना। अनामिका, ये जब आप बताइए, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ था तो जो किंग था उसका क्या नाम था? नहीं, ये नाम नहीं था। आप बताइए क्या नाम है आपका? शिफा, फिजा, हाँ क्या नाम? हाँ, लुइस 16 है ना? क्या नाम था? लुइस 16 या हम हिंदी में इसे लुइस सोलामा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब शिल्पी आप बताइए, जब ये रिवॉल्यूशन, ये क्रांति शुरू हुई थी तो लोगों ने एक किले पे अटैक किया था, ठीक है? उस किले का क्या नाम था? आंचल? बेस्टाइल का किला, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम था उसका? बेस्टाइल फोर्ट, ठीक है? आप बताइए, आपका नाम क्या है? हनीफा। ये बेस्टाइल का जो किला था वो कहाँ पे था? वेरी गुड, पेरिस में था ना? ठीक है, बैठ जाइए। पवन आप बताइए, जब ये क्रांति शुरू हुई थी तो राजा का खजाना खूब भरा हुआ था ना? बहुत सारे पैसे थे राजा के पास, है ना? आप बताइए, सही कह रहे हैं? क्या था उस टाइम, क्या कंडीशन थी खजाने की? हाँ, तो खजाना पूरा खाली हो चुका था, पैसे थे नहीं ना। बैठिए। आज अब तक हम लोग देख चुके हैं कि ये रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ, ठीक है, और फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, फिर राजा का खजाना किन वजहों से खाली हो गया था, ठीक है। आज अब हम उस चीज को जो अब तक हमने पढ़ा है ना, एक सिस्टमेटिक, उस दिन एग्जैक्ट क्या हुआ था जिसके बाद ये चीजें हुई, ऐसी क्या वजह थी कि ये रिवॉल्यूशन अचानक से पूरे देश में फैल गया, ठीक है। तो हम उसको पढ़ेंगे आज, सही है। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का क्या है? द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई थी ना, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। समझ में आया आप लोगों को क्या पढ़ना है आज? अनामिका, क्या पढ़ेंगे आज हम? क्रांति की शुरुआत। हाँ, क्रांति स्टार्ट कैसे हुई थी, वो सारे इंसिडेंसेस क्या थे उस दिन, एग्जैक्टली हुआ क्या था कि अचानक से लोग नाराज हो गए और जो है उन्होंने पूरे देश में दंगे करने शुरू कर दिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, समझ में आया टॉपिक? सब कुछ क्लियर है? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? क्रांति की शुरुआत, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत एग्जैक्टली कैसे हुई। शुरू करें, ठीक है। हमने आपको पीछे से बताया था, ठीक है, क्या बोले जाने के? ठीक है, कंफर्टेबल है? शुरू करें। तो हमने आपको पीछे से चीजें बतानी शुरू की था। तो हमने बताया था आपको 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बेस्टाइल के किले पे क्या कर दिया था? बेस्टाइल फोर्ट पे हमला कर दिया था। अब हमने दूसरी चीज बताई थी कि राजा जब लुइस 16 जब गद्दी पे कब बैठे थे? 1774 में गद्दी पे बैठे थे। जब ये 20 साल के हुए, जब 20 साल के थे तब इनकी शादी हो गई थी किससे? मारिया एंटोनेट। कहाँ की थी वो? शिल्पी कहाँ की थी? वेरी गुड, ऑस्ट्रेलिया की नहीं थी, ऑस्ट्रिया की। ये दोनों दो कंट्रीज है ना, ऑस्ट्रिया अलग है और ऑस्ट्रेलिया। तो इनकी जिनसे शादी हुई थी वो कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी ना कि ऑस्ट्रेलिया की थी। समझ में आया? अब मैंने आपसे बताया था कि जब ये गद्दी पे बैठे थे तो इनका खजाना धीरे धीरे पूरा खाली हो चुका था। अब जब किसी भी देश के पास पैसे नहीं होते तो वो दो चीजें करते हैं, या तो वो सूद पे पैसे लेते हैं दूसरे देशों से, या फिर क्या बढ़ाते हैं? टैक्स बढ़ाते हैं। तो मैंने बताया था इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया था, अब वो ऑप्शन बहुत ज्यादा बचा नहीं था। दूसरा ऑप्शन क्या बचता था इनके पास? टैक्स बढ़ाना। सरकार के पास जब पैसे नहीं होते तो वो क्या करती है? टैक्स बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ जाती है?
महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब ये बात आप लोग दिमाग में रखना कि टैक्स बढ़ाना है राजा को, सही है। क्या करना है? टैक्स बढ़ाएंगे। अब टैक्स बढ़ाना है तो एक प्रोसेस होगा ना, किसी भी चीज का एक प्रोसेस होता है। अचानक से राजा सो के उठेगा और नहीं बोल सकता कि आज टैक्स इतने हो गए ना, एक प्रोसेस होता है। तो उसके लिए इनको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, ठीक है। इसको इरेज कर दूं। इसके लिए राजा ने एक मीटिंग बुलाई, इसको कहते हैं स्टेट जनरल्स की मीटिंग। किसकी मीटिंग बुलाई? स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई। इसमें स्टेट जनरल्स में क्या होता था? स्टेट आपने पहले सुन रखा है, स्टेट कहां सुना था? अनामिका, स्टेट कहां सुना था आपने पहले? पहली क्लास में मैंने स्टेट, सेकंड क्लास में बताया था सोसाइटी ऑफ द फ्रांस टॉपिक में मैंने आपको बताया था स्टेट्स, कितने स्टेट्स थे वहां पे अनामिका? सारे लोग नहीं बोलेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेंगे। अनामिका कितने स्टेट्स थे वहां पे? जी और जनसाधारण, वेरी गुड। तो 3 स्टेट्स थे वहां पे, बैठे। तो स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई जाती थी। स्टेट आपने देख लिया कि 3 वर्ग होते थे। जनरल वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी वहां के प्रतिनिधि। समझ में आ रहा है? अगर हमारे गांव को कहीं जैसे यूपी में रिप्रेजेंट करना हो पूरे गांव को, तो क्या पूरा गांव उठ के जाएगा यहाँ पे? हमने गांव का प्रधान चुना है, हो सकता है वो यहाँ से उठ के जाए, इस गांव को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। हमारे पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करना हो तो हम एमपी एमएलए चुनते हैं, वो जाके रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से तीनों स्टेट्स के जनरल्स हुआ करते थे, मतलब जो उस पूरे स्टेट को, उस पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे या फिर उनका प्रतिनिधित्व करते थे। समझ रहे? अब मैंने आपको बताया कि 2.8 मिलियन उस वक्त पॉपुलेशन थी, 2,80,00,000 जनसंख्या थी किसकी? फ्रांस की। जब ये क्रांति हुई इतनी जनसंख्या थी, इसमें से 90% किस वर्ग के लोग थे? जनसाधारण। हाँ, उनमें से 60% लोग जो थे लैंडलेस थे, उनके पास जमीन नहीं थी। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2.8 मिलियन जो तादाद थी, जो पॉपुलेशन थी, उसमें से 90% सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग थे। तो इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, तो सारे तो मीटिंग में जा नहीं सकते। तो इन्होंने अपने में से कुछ लोगों को चुना कि आप जाइए हमारी बात वहां पे रखिए ना, हमारी बात को बताइए। तो समझ में आया? स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, इनकी मीटिंग हुई थी। अब आपको पता चल गया ना स्टेट जनरल की मीटिंग में कौन कौन रहे होंगे? तीनों वर्गों के प्रतिनिधि जो थे, जनरल जो थे वहां पे उस मीटिंग में थे। अब मैं आपको बता देता हूं कि कितने कितने लोग थे। फर्स्ट स्टेट कौन सा होता था? पादरी वर्ग, क्लर्जी का वर्ग जो होता था, पादरियों का। इससे 300 लोग हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेट से कुलीन वर्ग होता था, ठीक है, राजा के रिश्तेदार जो अमीर बहुत ज्यादा लोग थे, उनमें से भी 300 लोग थे, ठीक है, इस मीटिंग में गए थे। और थर्ड स्टेट से ये कौन सा होता था? इनकी जनसंख्या कितनी थी? सबसे ज्यादा थे, तो इनमें से ज्यादा लोग जाएंगे ना, इनकी जनसंख्या ज्यादा है तो इनके प्रतिनिधित्व करने वाले भी ज्यादा होंगे। इनमें से 600 लोग गए थे। ये नंबर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अभी बात बताऊंगा कि लोग नाराज क्यों हुए थे। समझ में आया? राजा को ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई थी? अनीशा, ये मीटिंग जो बुलाई गई थी वो किस लिए बुलाई गई थी? हाँ, राजा ने बुलाई थी, लेकिन किस लिए, क्या वजह थी मीटिंग बुलानी पड़ी? टैक्स बढ़ाना था, यही वजह थी। टैक्स बढ़ाने के लिए बैठे, टैक्स बढ़ाने के लिए राजा ने क्या बुलाई? मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग को क्या कहते थे? मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल्स, या फिर स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। उसमें स्टेट जनरल्स आपने समझ लिया कि तीनों स्टेट के जनरल्स वहां पे गए हुए थे। तो फर्स्ट स्टेट से कितने जनरल्स थे? सेकेंड स्टेट से कितने जनरल्स थे? थर्ड स्टेट से कितने जनरल्स थे? 600। अब आप लोगों को मैंने पहले दिन सिविक्स में पढ़ाते हुए कहा था कि कोई भी बिल को जब कानून बनाना होता है तो वोटिंग होती है ना, पार्लियामेंट में दोनों सदनों में वोटिंग होती है, फिर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है, फिर वो बिल कानून बन जाता है। तो कोई भी जब ऐसे लोग बैठते हैं ना किसी महफिल में, किसी
हाउस में, तो वो लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे ना कि बताइए टैक्स को बढ़ाना है, कितने लोग इसके पक्ष में हैं, कितने लोग इसके विपक्ष में हैं, ठीक है, यही तो होगा ना। तो यहाँ भी वोटिंग हुई होगी, समझ में आ रही है मेरी बात। अब आप देखिए टैक्स अगर बढ़ता तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता, थर्ड स्टेट को, जनसाधारण को। क्यों होता आप बताइए। हाँ पैसे कम थे, ये हाँ ये अच्छी बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि क्यों इन्हीं लोगों को ज्यादा असर पड़ता। आप बताइए, सॉरी क्या नाम था आपका, भूल गया, फिजा, आप बताइए। कोई बात नहीं, आप आपका नाम हनीफा, आप बैठिए, दोनों बैठिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ये तो ठीक है कि वो लोग गरीब थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैंने आप लोगों को बताया कि इन तीनों में से टैक्स पे कौन करता था, जनसाधारण। तो टैक्स बढ़ेगा तो प्रॉब्लम किसको होगी, जनसाधारण। वो सही बात है कि गरीब थे, टैक्स बढ़ता और ज्यादा देना पड़ता, लेकिन इन लोगों को तो देना ही नहीं है, तो ये लोग अब इनको देना पड़ता, तो इन लोगों के बैठा, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता टैक्स बढ़े या घटे, समझ में आ रहा है, इन लोगों को फर्क पड़ता था। तो जब वोटिंग हुई ना, तो वोटिंग में राजा ने एक चाल चली, वहां का ये नियम था बहुत पहले से, इसके हिसाब से इन लोगों के कितने वोट होने चाहिए, आप बताइए। फर्स्ट स्टेट के कितने वोट होने चाहिए, 300 वोट होने चाहिए ना। सेकंड स्टेट के इनके कितने, लेकिन ऐसा नहीं होता था फ्रांस में। फ्रांस में इन 300 लोगों का एक वोट माना जाता था, समझ रहे। इन 300 लोगों का कितना वोट माना जाता था, एक वोट, इसका भी एक वोट, समझ में आ रहा है। सही तरीका तो ये है कि इसमें 300 लोग हैं तो 300 वोट इनका होना चाहिए, 300 वोट इनका होना चाहिए, 600 वोट इनका होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अगर ऐसा होता तो इन दोनों का वोट मिला के कितना होता, इसका कितना था, दोनों का बराबर हो जाता ना मामला। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट इज इक्वल टू थर्ड स्टेट इन द सेंस ऑफ वोटिंग, वोटिंग के सेंस में दोनों लोग बराबर हो जाते ना। 300 इनका वोट, 300 इनका वोट, 600 और इनका 600, तब बिल को पास करने में दिक्कत होती ना, प्रॉब्लम होती। अगर बराबर हो जाते तब भी बिल पास नहीं हो पाती। और ऐसा था, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, इन दोनों स्टेट्स में से कुछ लोग थे जो इनको सपोर्ट करते थे, समझ रहे, अंदर अंदर से उन्हें लगता था कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो अगर इस तरीके से वोटिंग होती कि 600 यहाँ पे, 600 लोग यहाँ पे हैं, 600 लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल था इनमें से कुछ लोग इनकी तरफ आके वोट दे देते। मैंने कहा ना कि कुछ लोग अच्छे भी होते हैं हर जगह पे, इनमें से बहुत सारे अच्छे लोग थे जो इनको सपोर्ट करना चाहते थे। तो अगर ऐसी वोटिंग होती कि 300 ये 300 ये 600 और 600 वो लोग हैं, तो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस तरफ आके वोट करते, तो इनकी ये क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं ना, तो फिर बिल पास नहीं हो पाता। तो राजा ने जो चाल चली थी उसमें क्या था कि इनको सिर्फ एक वोट माना जाएगा, इनका पूरा एक वोट प्लस इनका पूरा एक वोट, ये कितने वोट हो गए, और इनका कितना वोट हुआ, समझ में आया। चाल जो थी, जो इन दोनों लोगों का पूरा गेम था, समझ में आया। अब मैंने फिलोसोफर्स की बात आपको बताई थी ना कल, फिलोसोफर्स बहुत सारे दार्शनिक थे जिनकी शिक्षाओं का, जिनकी किताबें पढ़ के लोग जागरूक होने लगे थे। उनमें एक फिलोसोफर का मैंने नाम बताया था, रूसो। उनकी एक किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने क्या बात की थी, एक समान मताधिकार, इक्वल वोटिंग राइट की बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड स्टेट के बहुत सारे लोग अब पढ़ लिख चुके थे, उनको पता था कि एक मताधिकार भी कुछ होता है, इक्वल वोटिंग राइट भी कुछ होता है। तो जब उन्होंने ये देखा ना कि यार ये तो उन लोगों ने जब ये देखा कि हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई कि हम ऐसी वोटिंग नहीं चाहते, हम ऐसी वोटिंग नहीं, हमें ऐसा वोट चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट।
मतलब यहाँ पे 300 लोग हैं, तो 300 लोगों का अपना अलग अलग इंडिविजुअल इक्वल वोटिंग राइट हो, इनके भी हो, इनके भी, हमारे भी हो, ठीक है। तो ये हमेशा से ये लोग परेशान क्यों थे कि जब भी वोटिंग होती ना तो ऐसे हो जाती थी, ये हमेशा जीतेंगे, ठीक है ना। वो दोनों मिलके 2 हो जाते थे, ये हमेशा 1 रह जाते थे। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमने रूसो की किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखी है, उसमें इक्वल वोटिंग राइट जैसी भी कोई चीज होती है, तो हम आप आपकी बात नहीं मानेंगे, हमें क्या चाहिए, एक समान मताधिकार का हक चाहिए, ठीक है। अगर आप हमें इक्वल वोटिंग राइट देंगे तब हम आपके इस कानून को, ये जो आप करने जा रहे हैं उसको मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। तो राजा ने क्या किया, मना कर दिया। उसने कहा नहीं, जैसे वोटिंग होती थी वैसे ही होगी, अब नया ये तरीका नहीं होगा। तो ये लोग क्या किए, मैंने कहा था कि पढ़ लिख चुके थे ना, तो ये लोग बहुत सारी चीजों को, जैसे डिवाइन थियरी जो थी कि राजा को भगवान भेजता है, वो हमारे ऊपर राज करता है, अब ये लोग नहीं मानते थे वैसा। पहले अगर ये लोग नहीं पढ़े लिखे होते तो मान जाते, चलो राजा कह रहे हैं तो मान लेते, लेकिन अब ये पढ़ लिख चुके थे, दार्शनिकों की जो व्यूज थी उनका असर इन लोगों पे था। इन लोगों ने कहा कि अब हम राजा की बात भी नहीं मानेंगे, और वो लोग इस जहां मीटिंग चल रही थी ना, वहां से वो निकल गए। ये 600 लोग वहां से क्या किए, निकल के टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट समझते, टेनिस जहां पे खेला जाता है, समझ रहे, जैसे फुटबॉल का ग्राउंड होता है, क्रिकेट का अपना ग्राउंड होता है, वैसे टेनिस का जो जिसपे खेलते हैं उसे कोर्ट बोलते हैं। तो सारे लोग निकल के कहां चले गए, ये 600 लोग टेनिस कोर्ट पे चले गए। अभी दूसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं जिसको बहुत ज्यादा याद करना है। पहले तो चीज ये याद करना है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद जब वो लोग यहां से निकल के गए तो इन्होंने नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंबली। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने, ये जब 600 लोग निकल के इस कोर्ट में गए ना, तो सारे लोग वहां पे बैठ गए और उन्होंने खुद से वादा किया कि जब तक हम एक संविधान नहीं बना लेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और संविधान किस लिए बना रहे थे, उनका ये मानना था कि राजा जो है अब ये बहुत ज्यादा मनमानी कर रहा है, अब हम इसको मनमानी नहीं करने देंगे, हम एक संविधान बनाएंगे और हमारा देश किसके हिसाब से चलेगा, उसी संविधान के हिसाब से चलेगा। समझ में आया आप लोगों को? अब तक कोई भी प्रॉब्लम हो? खजाना खाली हो गया था, टैक्स बढ़ाना था, टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ी स्टेट जनरल्स की। 300 फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट से गए, 600 थर्ड स्टेट से गए। वोटिंग के लिए इनको इक्वल राइट नहीं दिया गया, इन पूरे एक स्टेट का एक वोट कंसीडर किया गया, ठीक है। लोगों ने विरोध कर दिया, हम इसको नहीं मानेंगे। अब वहां से उठ के वो बराबर में टेनिस कोर्ट था, वहां पे चले गए और उन्होंने किस क्या फॉर्मेशन किया, नेशनल असेंबली को बनाया। इनका काम क्या था, संविधान बनाना। इन्होंने कहा था कि जब तक हम संविधान नहीं बनाएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कोई प्रॉब्लम अब तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़े। अब आप देखिए, अब हम फिर पीछे की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे कि जब यहाँ पे ये लोग संविधान बनाने का काम कर रहे थे ना, तो पेरिस शहर में, पेरिस क्या था, फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है, पेरिस में ना, ठीक है। तो जब ये लोग यहाँ पे कानून बनाने में बिजी थे, तो पेरिस शहर में क्या हुआ था कि एक तो बहुत ज्यादा ठंड थी। मैंने जब बताया कि उनका खजाना खाली हुआ तो उसमें एक वजह ये भी थी कि उनकी फसलें जो है